प्रधानमंत्री का आज महत्वपूर्ण भाषण का अंश क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का ठीकरा या यूं कहें महंगाई का बम विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर फोड़ दिया। बात साफ ये है कि लंबे समय से पेट्रोल डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही थी उसको लेकर के हाहाकार मचा था। लोग कह रहे थे सरकार बोल नहीं रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, लेकिन आज कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा युद्ध हो रहा है, वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं, ऐसे में जरूरत है कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र और राज्य सरकारें तालमेल के साथ काम करें। और उन्होंने कहा 6 महीने पहले पेट्रोल डीजल से हमने एक्साइज ड्यूटी कम की, हमने राज्यों से कहा कि वैट घटाएं, लेकिन कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया। उन्होंने कहा मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, कोई बात नहीं, 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब भी आप जो है हर हाल में वैट को घटा दीजिए, ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए और उस आंकड़े के माध्यम से उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है और किस तरीके से जिन लोगों ने वैट घटाया है उनका नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के तुरंत बाद टीएमसी ने कहा यह तो ओछी राजनीति है, ओछी राजनीति है। और वही दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव न करे। हालांकि वहां पर राजनीति शुरू हो गई है, फडणवीस जो है सामने आ गए हैं। मामला सिर्फ इस बात से कि पेट्रोल और डीजल के दाम में वैट नहीं घटाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन राज्यों का नाम भी ले लिया सीधे तौर पर, जैसे बंगाल, और बंगाल के साथ में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कहा कि इन राज्यों ने नहीं घटाया। और ये बता दिया कि जिन राज्यों ने घटाया उनके पड़ोसी राज्यों को नुकसान हो गया। ये भी उन्होंने बताया कि कर्नाटक, गुजरात ने जो है वैट घटाया, पड़ोसी राज्य ने नहीं घटाया, पड़ोसी राज्य के लोग वहां पर तेल लेने पहुंच गए और इस तरीके से नुकसान हुआ। कर्नाटक को 5,000 करोड़ का, गुजरात को 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ। ये आंकड़े भी उन्होंने दिए और ये भी कहा कि जहां जहां पर वैट घटाया गया वहां पर पेट्रोल का दाम 102 रुपए से लेकर 105 रुपए तक है। वहीं दूसरी ओर जहां पर नहीं घटाया गया वहां पर दाम 120 रुपए लीटर तक है पेट्रोल के दाम, और वो स्थान है मुंबई। राजस्थान 118 रुपए, 111 रुपए चेन्नई। तो इस तरीके के आंकड़े भी प्रधानमंत्री ने दिए और बार बार अपेक्षा की कि कृपया करके आप दाम घटाइए, तालमेल बैठाइए, वैश्विक चुनौतियों का दौर चल रहा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सबसे पहले आज के मेहमानों में समाजवादी पार्टी से मकरंद ध्वज यादव जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से दिनेश वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से धन प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिनेश जी, प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ शब्दों में कह दिया ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, हमने तो 6 महीने पहले रिक्वेस्ट कर ली थी, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं वैट घटाया। परिणाम क्या हुआ कि पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए। और ये भी कहा कि जिन्होंने विचारों ने घटा दिया उनका भारी नुकसान भी हो गया। टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया आई कि हमने तो 1 रुपए लीटर कम भी किया, उससे हमको 1500 करोड़ का नुकसान हुआ।
वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारा 26,500 करोड़ रुपया जीएसटी का केंद्र नहीं दे रही है और हमको भी 3400 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन फडणवीस कह रहे हैं नुकसान नहीं फायदा हुआ है 3400 करोड़ का। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं भेदभाव न करें। क्या कहना है दिनेश जी, जरा इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। आदरणीय वर्मा जी, जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को और आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले कई डिबेटों में आपने मुझे बैठाया और मैंने बैठ करके ये राय दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि अगर वो राज्यों का वैट घटा दें तो महंगाई में बहुत राहत मिलेगी। अब प्रश्न आता है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का। सबसे ज्यादा राज्य अगर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। रहा प्रश्न वैट घटाने का, तो कांग्रेस हमेशा जनता के लिए ही सोचती। हमारे यहाँ राजस्थान में, हमारे यहाँ पहले पंजाब में सबसे पहली पहल अगर वैट घटाने की गई तो कांग्रेस शासित राज्यों में की गई। अब उसका कारण क्या है? कुछ समय बाद देखिए राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन चुनाव के दृष्टिकोण से ये जनता को बतलाना चाह रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के राज्य की बात हो, चाहे ये कांग्रेस शासित राज्यों की बात हो, कि ये तालमेल नहीं बिठाना चाहते। देखिए तालमेल हमेशा, राज्य की सरकारें हमेशा तालमेल केंद्र से अच्छा चाहती हैं। इससे पहले भी तमाम सरकारें केंद्र में रही, कांग्रेस की रही और अन्य दलों की रही, तालमेल हमेशा बैठता था। लेकिन क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में नहीं है वहाँ तालमेल क्यों नहीं बैठता है? कारण क्या है कि तालमेल वो बैठाना नहीं चाहते हैं। कहीं हनुमान चालीसा की राजनीति करने लगते हैं, कहीं मस्जिद की राजनीति करने लगते हैं, कहीं लाउड स्पीकर की करने लगते हैं। लेकिन जब महंगाई पे जनता करा के और विपक्षी दल उन पर आक्षेप लगाता है तो वो तुरंत पलटवार करते हुए जो गैर आपके राज्य शासित राज्य हैं उन पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। ठीक बात, मैं दिनेश जी आपकी बात समझ गया। मकरध्वज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, यस सर। ये बताइए कि जो आज प्रधानमंत्री ने अपील की, अपील तो बहुत सही की है कि भाई राज्यों को वैट घटा देना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया के, माननीय मोदी जी पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। और जो स्टेट्स हैं वो भी इंडिया के ही पार्ट हैं। ठीक, तो अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानना चाहिए। क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं? वही तो नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने, मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा करें। देखिए अब मोदी जी की भाषा सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाइए, इस समय जरूरत है जी। हाँ, नहीं तो वो वही कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए तो नहीं शेयर कर रहे हैं स्टेट्स को कि जो 26 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कमा रही है उसको तो उन्होंने शेयर नहीं किया। और कोई स्टेट्स अगर कुछ कमा रहा है तो वो ब्लेम कर रहे हैं कि कुछ स्टेट्स जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, नॉन बीजेपी गवर्न जो स्टेट्स हैं उनको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन वो इसको क्यों नहीं बता रहे हैं कि 26 लाख करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कमा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? जीएसटी का जो हक है स्टेट्स का, उसको क्यों नहीं टाइमली ये शेयर कर रहे हैं? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक, नहीं वो तो शेयर करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि 42% हमारा रेवेन्यू चला जाता है, सारे स्टेट्स में बढ़ जाता है। उन्होंने तो ये बात कही है, सीधे तौर पे कही है। अब वो दूसरी है जी। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डिक्रीज द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी कम करें। उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं मनी के। ठीक है धर्मप्रकाश जी, आपने सुना दिनेश वाजपेयी की बात। वो कहते हैं कि ये तो भैया चुनाव आ रहा है इसलिए अब ये राज्यों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। नंबर 1 ये कह रहे हमारे राजस्थान और पंजाब ने तो पहले ही कर दिया था। उद्धव ठाकरे की एक बात और आई है, वो कह रहे हैं कि सच बात तो ये है कि महाराष्ट्र में
24 रुपया एक्साइज ड्यूटी लेती है केंद्र सरकार और हम तो 22 रुपए लेते हैं बैठ के। दूसरी ओर वो कहते हैं कि पेट्रोल में 31 रुपए 80 पैसे एक्साइज की ड्यूटी केंद्र सरकार ले लेती है और 32 रुपए हम ले रहे हैं। तो जो महंगाई बढ़ रही है तो केवल मेरे ही कारण नहीं हो रही है, केंद्र सरकार के भी कारण हो रही है। वो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कहना है आपको। देखिए, स्टेट जो भी लेता है उसमें राज्यों को उनके प्रपोर्शन के हिसाब से उनका हिस्सा मिलता है, लेकिन जो राज्य लेते हैं वो तो केंद्र को नहीं देते, वो केवल अपने में करते हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी राष्ट्र में अपील कर रहे हैं कि भाई हम जो ले तो बात देते हैं, केंद्र तो कुछ करता नहीं, अपने पास रखता नहीं है और योजनाओं में हम इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने केवल जो लाभ कमा रहे हैं वो अपनी स्टेट के अंदर ही खर्चा करते हैं, उसमें और भी रास्ते हैं। आप किस रास्ते में आप बैठ कर करके आप तो मान लीजिए किसी बन गई सब्जी उसमें सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब कभी राज्यों में पैकेज की जरूरत होती है आप किससे मांगते हो? आप केंद्र से मांगते हो, केंद्र देता, बाढ़ आती है, सूखा आ जाता है, कोई काम आता है, आप बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो केंद्र करती है, तो आप उसको सहयोग क्यों नहीं करना? सहयोग ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। वीरेश जी, आपने सुना धर्म प्रकाश जी क्या कह रहे हैं कि वो तो प्रदेशों में उनके विकास के उसमें खर्च हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं होती है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आदरणीय धर्म प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, जो वो तथ्य रख रहे हैं उन तथ्यों में कितनी सत्यता है ये वो भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि धर्म प्रकाश जी बोल रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि बहुत से ऐसे फंड्स हैं जिन फंड्सों जो फंड्स राज्य सरकारों से केंद्र सरकारें उसका तालमेल नहीं बिठा रही हैं। इस बात को आम जनता नहीं जानती है। ये एक्चुअल में पॉलिटिकल लोग इस बात को जानते हैं। आखिर कारण क्या है तालमेल ना बैठने का? कहीं ना कहीं तो कोई कारण होगा, तभी उन गैर शासित भाजपा शासित राज्यों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी एक छलावा गैर भाजपा सरकार के राज्यों के साथ कर रहे हैं और निश्चित वो उसको समझ रहे हैं। नहीं, ये बताइए दिनेश जी, अगर मुख्यमंत्री बैठ को कम करते हैं तो उनके राज्य की जनता की ही तो उसमें भलाई होती है, इसमें दो राय नहीं है। और ये भी सही है कि अगर पड़ोसी राज्य में पेट्रोल घटेगा और हम बढ़ा के लेंगे तो यहाँ का आदमी वहां से खरीदेगा तो उनको तो और नुकसान होगा। इसमें वो गलत बात क्या कह रहे हैं और क्यों नहीं करना चाहिए राज्यों को बैठ पे कभी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, बिल्कुल राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से अपने बजट को देखते हुए करेंगी। अब अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने से अगर वो करें तो उनको अपने राज्य के हितों को भी देखना है, अपने राज्य की जनता को भी देखना है, तो उसके अनुसार वो अपने हिसाब से वैट जरूर घटाएंगे। क्यों हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं घटा, पंजाब में नहीं घटा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी एक तुगलकी फरमान देते हैं तो वो तुगलकी फरमान तो उन्हीं के जो शासित राज्य हैं वही मान सकते हैं, विपक्ष के तो नहीं मान सकते। वो तो अपने हिसाब से करेंगे निश्चित, क्योंकि जनता की राहत की बात है और जनता की राहत के लिए ही अन्य राज्य सरकारें हैं, तो वो करेंगे निश्चित रूप से। ठीक बात, धर्म प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, आप धर्म प्रकाश जी बताइए। हाँ जी, धर्म प्रकाश जी। प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप ये आरोप लगा रहे हैं और मुझे ये बताए कि छुट्टी बात क्या है। आप बजट खा लीजिए, उसको देखिए कितना फंड आता है और कितना फंड प्रदेश सरकार को दिया जाता है, उसमें कोई गलती हो तो अभी तक प्रदेश वाले आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि हम नहीं मानेंगे, अभी यही सोनिया गांधी कहते तो हम मानेंगे,
राहुल गांधी कहते तो मानेंगे, क्या मतलब है? मतलब आप देश के प्रधानमंत्री की अपील भी स्वीकार नहीं करना चाहते, ये तो आपका एरोगेंट एटीट्यूड है। लेकिन इनका कहना यह है कि ये जो प्रधानमंत्री ने इस समय की है, जो महंगाई को लेकर के मोदी जी की घेराबंदी हुई है, उसके बचाव में उन्होंने ठीकरा जो है विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर फोड़ दिया। ये तो ये कह रहे हैं सीधे सीधे के आधार पर तो हो, ठीकरा कहाँ होगा? हम तो कहते भाई आप कम कर दीजिए। ये कहे कि एक्साइज ड्यूटी आप क्यों नहीं कम कर देते? केंद्र सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी को और कम क्यों नहीं कर देती, ये कहना चाहते हैं। नहीं, अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तब आप हल्ला मचाओगे। हमारा जब वो चला आज केंद्र की मुफ्त राशन बांटने की योजना है, सबको हम नहीं दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? आप चाहे वैट को केंद्र से 31 रुपया 80 पैसा, आप लोग 32 में लिया, 25 पर केवल आपका के स्टेट में, और 31-80 में तो आपको 15 रुपये 80 पैसे दे देते हैं। ठीक बात है। बेरा साहब ये बताइए, मकर ध्वज आपकी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक दूसरे पर महंगाई का ठीकरा फोड़ती रहेंगी और जनता परेशान रहेगी? क्यों नहीं दोनों को मिल करके इतना बैग घटा देना चाहिए, आपको भी और राज्य सरकारों को और केंद्र को भी घटा देना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले? क्या ये राजनीति आपस में करके और जनता को पीसने का काम किया जाता रहेगा? सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। जब भी कोई ये सरकार किसी काम में फेल होती है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो वो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अरे भाई स्टेट भी तो इंडिया का ही पार्ट है और प्राइम मिनिस्टर जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात है वो ड्राइविंग सीट पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइविंग सीट पर होता है। वो जो है सरकारों, प्रदेश सरकारों के लिए पैसा अलॉट करती है केंद्र सरकार, तो अब वो कैसे बच सकते हैं? सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की इस मामले में बनती है कि एक्साइज ड्यूटी कम करे, और जो जिस तरीके से वो पैसे एलोकेट करते हैं प्रदेश सरकारों को, कि जहां पर जो बीजेपी की सरकारें नहीं है उनके साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। तो वो अगर वो प्रदेश सरकारें जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वो अपने प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को कैसे चलाएंगी? उनको भी तो अपने कुछ रिसोर्सेज चाहिए। ये टोटली भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। बहरहाल हम ये माने कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते ये महंगाई का और जनता को परेशान करते रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों में कहीं ना कहीं बहुत दम है कि जो घटाता है उसे और नुकसान होता है। पड़ोसी राज्य अगर नहीं घटाएगा तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि पड़ोस ने जो घटाया है उसी के बराबर आप घटा देते 19-20, जिससे कि इस तरीके की स्थिति नहीं बनी। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं बजरंग दल के संयोजक कृष्णनाथ तिवारी। कृष्ण जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। अब मैं चर्चा थोड़ी सी कर लूंगा। प्रधानमंत्री ने आज जिस उद्देश्य से एक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें यह कहा गया कि जो कोरोना है उससे थोड़ा अलर्ट हो जाइए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में अभियान चलाया जाए, और ये भी कहा कि हमको फिर से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, टीचरों की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने ये भी कहा, बहुत बड़ी बात, कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बेड है, वेंटिलेटर है, ये सब चीजें बड़ी मजबूत हो गई हैं। मतलब हम कोरोना से मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और अब बारी है बच्चों के टीकाकरण की। उसमें स्कूलों को, टीचरों को, अभिभावकों को, सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। धर्म प्रकाश जी, ये बार बार ये सवाल आता है कोरोना को लेकर के, ये क्या कारण है? आप क्या मानते हैं? ये कोरोना की लड़ाई सरकार लड़ रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कहीं चौथी लहर, कहीं 5वीं लहर, इसका कारण आप क्या मानते हैं? लेकिन ये एक ऐसा आर्टिफिशियल वायरस तैयार किया गया जी, जो अपने रूप बदलता। जी,
अब वो आ तो गया है, हमें इसके साथ जीना भी होगा, कार्य भी करना होगा। और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति से और जिसकी मात्रा में टीकाकरण किया है, ये विश्व में अंतिम उदाहरण है। आज भी आप देखिए, फाइलेरिया विश्व में नहीं गया, डेंगू विश्व में नहीं गया, पोलियो के लिए अभी परेशान है, लेकिन उसकी लड़ाई कितनी दूर चली जा रही है और कोरोना कंट्रोल किया, लहर आ रही है, चीन से उठती है। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, दुनिया से सामान एक जगह जाता है, व्यक्ति एक से दूसरी जगह जाता है, लेकिन भारत में सापेक्ष रूप से हमारे यहाँ कोरोना इतना नहीं बढ़ा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और सरकार ये कह रही सावधानी बरतिए, तो इसमें नुकसान क्या है? ये तो फायदे की चीज है कि भाई सावधानी, क्या मोदी कह रहे तो सावधानी नहीं बरतेंगे। धर्मराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे धर्मराज जी, कि आप कई विद्यालयों का संचालन करते हैं और अब इस समय स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के भी खुल गए हैं, और वहां पर ही सबसे ज्यादा हो रहा है अटैक। अगर आप देखें एनसीआर से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बच्चों को चपेट में ले रहा। ऐसे में स्कूलों को क्या करना चाहिए? आप लोगों ने कोई सुझाव दिया या आप अपने यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? हम जो कोरोना प्रोटोकॉल है जी, उसका पालन कर रहे हैं जी, कोशिश करते हैं। और जरा भी किसी हफ्ते में टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता दिखाई देता है या जुकाम होता है, हम फौरन सतर्क हो करके कि अभिभावक को क्या करके ये कोशिश जो भी सहायता हमारे स्तर पर हो सकती है उसको करवाते हैं। ठीक बात। और यही करना चाहिए। ठीक बात। दिनेश जी, समय समय पर देखभाल करके, दिनेश जी, ये सरकार का दावा है कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया है, बल्कि अब उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक्टिव कर दीजिए, इसको व्यवहारिक रूप दे दीजिए, अब इसको चालू कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस दिशा में बिल्कुल अहम काम किया और हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरे कहने की चीज नहीं है जी, जी, एक धर्मराज जी, एक मिनट बस। हाँ, बोलिए दिनेश जी। हाँ, देखिए, जहां पर कोरोना वायरस की बात आती है तो मेरा हृदय इस तरीके से दुखित होता है। जिस वक्त लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग पैदल चले, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद जो कोरोना ने अपना प्रकोप देश में फैलाया, निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था अच्छी हो गई। उन खेतों में ऐसी लाशें जल रही थी, गंगा में वो तो उस समय बात है, आज की बात है। आज वो कह रहे हैं ठीक हुई है। स्थिति ये है कि सिर्फ कागजों पे है। आज कोरोना वायरस इस तरीके से अपने प्रकोप में आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार फेल्योर है, 101%। कोई व्यवस्था नहीं। ठीक बात है। आप मुझे 7 साल के ऊपर के बस आदमी दिखा दीजिए जिनको कोरोना टीका नहीं लगा। आदरणीय आप आइए, मैं आपको 10 नहीं 100 दिखा दूं। चलिए, आप आइए तो चलिए, आप कभी आइए। अभी एक बात आदरणीय भाई बात सुन लीजिए। अभी एक बात आपने कही कि सोनिया गांधी कह देंगी तो ये पेट्रोल के बारे में मान जाएंगे, तो सोनिया गांधी हमारी नेता है, राहुल गांधी हमारे नेता है। आदरणीय प्रधानमंत्री की घोषणा पहले संगठन के मीडिया में हम लोगों की बैठक होती है, उस पर चर्चा होती है, फिर निर्णय लिया जाता है। कुछ नहीं है, किसी गलत फहमी में जी रहे हैं। अरे सोनिया जी, राहुल जी तो हमारे नेता है, प्रियंका गांधी तो नेता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पद पे हैं, उनको हम सम्मान करते हैं और उनकी घोषणा कहाँ तक जायज है उसको मानने के लिए हम वो हैं। ठीक बात। आप बताएंगे कि जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार सजग है, निश्चित रूप से
टीम 19 की तुरंत बैठकें हो रही, लगातार विचार इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं। क्या आपको अभी भी कहीं कोई शंका दिखती है? बल्कि आपको तो अब सहयोग करना चाहिए ऐसे मामलों में। सर, मौजूदा स्थिति ये है कि सरकार बहुत ही लाइटली ले रही है। पूरी तरह से मेडिकल सर्विसेज कोलैप्स हो चुकी है। इस बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था चुनाव के दौरान कि ये सिंपल जो है जुकाम और है, कोरोना सीरियस नहीं है। सरकार एकदम टोटली सोई हुई है और जनता के हाल पर छोड़ रखा है। और ये जो जितना मेडिकल का क्लेम करते हैं कि मेडिकल इंप्रूवमेंट हुआ है, सर ये जितने मेडिकल कॉलेज बीजेपी कहती है कि बने हैं वो जर्जर बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग वो कंप्लीट भी नहीं हुई है। और इन्होंने चुनाव में पूरा उसका जो हल्ला मचाया। अरे भाई, बिल्डिंग बनने से मेडिकल कॉलेज थोड़े बन जाता है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनें चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए। सिर्फ जो है अधूरे बिल्डिंग्स को इन्होंने प्रोपगंडा किया। तो ये पार्टी टोटली प्रोपगंडा की पार्टी है। और सर एक चीज और कहना चाहता हूँ, जल्दी बोलिए। कि जैसे क्लेम कर रही है सरकार की वैक्सीन दिया और ये सब जो, तो सर विगत 1-2 वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो है इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे फ्यूल में, पेट्रोल डीजल के मद में इन्होंने केंद्र सरकार को मिला। उसमें से केवल 3-4 लाख करोड़ के करीब वैक्सीन में खर्च हुआ। बाकी जो ये पैसे हैं 20-22 लाख करोड़, उसका केंद्र सरकार ने कोई उल्लेख नहीं किया कि वो पैसे कहाँ गए। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। 135 गुना कर लीजिए गणित में जी, चलिए आप फिगर अपने आप आ जाएगी। ठीक बात। एक मिनट, कृष्णा तिवारी ये बताइए कि आप भी मंदिर को बचा रहे हैं, आप पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये कोरोना वाली भी बातें आप लोगों के जीवन में आती है आपके बजरंग दल में? बिल्कुल कोरोना की बात अभी आती देखिए है। इतनी बातें हो रही है, कुछ कहेंगे आप इस बारे में? कोरोना से पूरा विश्व लड़ा है और जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इस कोरोना रूपी महायुद्ध में भारत सर्वप्रथम आया। और कोरोना से अगर, क्योंकि मैं बजरंग दल से हूँ तो हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व के लिए जरूर बोलूंगा। कोरोना ने एक तरीके से पूरे भारत को और कांग्रेस, सपा, बसपा सभी दलों को वो स्थिति दिखा दी जो स्थिति जब कश्मीर से हिंदू विस्थापित हुए थे, तो यही हाल उस समय जैसे कहा कि पैदल आ रहे थे, वहां पर ये स्थिति हुई थी कश्मीर में। जिस तरीके जब हिंदुओं को वहां से विस्थापित किया गया था, उनको जो मजदूरों की बात आई कि मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से भगाया जा रहा था दिल्ली से, लेकिन हमारे प्रदेश की जो सरकार थी, हमारे प्रदेश की सरकार न सिर्फ बॉर्डर से उन्हें रिसीव कर रही थी बल्कि दूसरे प्रदेशों में उन्हें छोड़ने तक जा रही थी। ये हमारी प्रदेश सरकार ने किया है। और कोरोना में जो उन मजदूरों की वही स्थिति हुई थी इस तरीके से जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और उन्हें ना वहां पे रुकने की जगह मिली थी और ना दूसरे प्रदेशों में कहीं रुकने का कोई ऐसा ठहराव मिल रहा था कि उनको कहीं पर खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए, रुकने की व्यवस्था मिल जाए। ये रही कोरोना की बात। और कोरोना एक वैश्विक महामारी है, कभी भी एक अब सवाल आज आपसे और पूछना है। आज ये हुआ कि एक तो सीधे सीधे बजरंग दल भी आरएसएस पर बड़ा आरोप लगने लगा है। कहते हैं कि आप लोग जरा जरा सी बात को तूल देने लगे हैं, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, मंदिर। आप कहते हैं कि बताइए, अभी कंपनी बाग कानपुर के पास 2 मंदिरों को नोटिस दिया गया। आप लोगों को चाहिए जरा पता लगा लेते कि नोटिस किसने दिया और उसको अपने स्तर में सरकार आपकी, विचार आपके, लेकिन वहां पर भी आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ, हो हल्ला, एक विषम प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे जो कमजोर वर्ग के लोगों दहशत में आ रहे हैं। तो कृष्णा तिवारी ये बताइए, आप सब क्यों कर रहे हैं? हमको जरा ये भी आपसे जवाब लेना है। आपने कहा इसे जानकारी कर लेना चाहिए। जिस दिन ये मामला हुआ उसके एक दिन पहले अगर आपकी जानकारी में हो तो जिन नगर निगम के जोन 4 के जो हेड हैं उनके तरफ से नोटिस जारी हुआ। हम उनके पास एक दिन पहले गए, वहां पर ये नोटिस लेके गए, लेकिन वो अधिकारी किसी विपरीत मानसिकता से वहां पर काम कर रहे थे। तो आप तो वहां हल्ला भी मचा रहे थे, आप बड़ी चेतावनी भी वहां दे रहे थे, धमकी भी दे रहे थे, ये भी तो आप कर रहे थे।
हमने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि ये क्या आपने नोटिस आपने जारी किया। उनके पास मोहतरमा के पास मैडम जी जो थी उनके पास इतना समय नहीं था कि रुक कर वो हमारी 1 मिनट बात सुने। 10 मिनट वो फोन पे लगे रहे, जिसका पूरा वीडियो हमारे पास है। जब आप कहेंगे तब हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। 10 मिनट तक तो वो लगातार फोन पे लगी रही। उसके बाद जब मैंने वो लेटर दिया तो उन्होंने वो लेटर लिया और इस तरीके से सामने फेंक दिया, कहती वो हमसे कोई मतलब नहीं है और मंदिर वो टूट के रहेगा। तो हमने कहा महोदय मंदिर सिर्फ आपको मंदिर से ही दिक्कत है या आपके जोन में जितने आने वाले और अतिक्रमण हैं उन अतिक्रमणों से भी दिक्कत है? जिस तरीके से जिहादी मानसिकता से जगह जगह सरकारी जमीन पर मजारे बन रही हैं, क्या कभी उन पर भी नजर गई? तो उन्होंने उसका कोई जवाब न देके स्पष्ट हमसे कहा कि मंदिर टूटेगा। तो हमने कहा अगर मंदिर टूटेगा तो मंदिर वो हम अगर बुलडोजर मंदिर की तरफ चलेगा तो बुलडोजर हमारी छाती के ऊपर जाएगा, बाद में मंदिर की तरफ जाएगा। अगर आपको मंदिर हटाना है तो शहर में जितने भी लैंड जिहाद हो रखे हैं आप पहले उन लैंड जिहादों को ध्वस्त करिए, मंदिर हम अपने हाथ से स्थानांतरण कर लेंगे। और ये मंदिर कोई आज का नहीं बना हुआ है, ये मंदिर लगभग 50 वर्ष पुराना मंदिर है। इसमें प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। कैसे? अरे भाई मेयर आपकी, बीजेपी आपकी, नगर निगम आपकी, कहाँ आप अधिकारी से सीधे जाते, मेयर से एक आदेश करा देते, खत्म हो जाता। अगर मेयर की मंशा के अनुरूप ये अधिकारी काम कर रहे होते जिनकी तरफ से नोटिस जारी हुआ है तो ये नोटिस जारी ना होता। तो आपकी मेयर भी आपका अधिकारी नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो भाई? हम किसी दूसरे दल की तरीके तानाशाही नहीं करते कि हम आए और जो अधिकारी हमको पसंद नहीं उसको हटा दें। हम उसको मौका देंगे। हम अगर उसके काम में गड़बड़ी देखेंगे कि उसका काम गलत हो रहा है, उसके काम करने की शैली गलत हो रही है, तब जो संवैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। हमारी वो सपा मानसिकता नहीं है कि जो हमको अधिकारी पसंद होगा जो आपको लग रहा है अधिकारी गैर संवैधानिक बात कर रही है। बिल्कुल वो गैर संवैधानिक हमने नहीं कहा। हमने उससे आग्रह किया कि आपके जोन में जितना आने वाला आक्रमण सब हटाइए, हम मंदिर अपने हाथ से हटा लेंगे। हमने आग्रह किया और हम सपा मानसिकता के नहीं है, हम सपा मानसिकता के नहीं है कि हम एक वर्ग के अधिकारियों को सिर्फ रखेंगे, एक जाति के अधिकारी को सिर्फ। इस समय किस जात के पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, ये लिस्ट दूसरे दलों को चेक करने की आवश्यकता है। हम सबका साथ सबका विकास। जरा एक और समझाइए। अब लोगों में एक धारणा बनती जा रही है, इसका आपके पास क्या जवाब है? कि लोग कह रहे हैं अरे बजरंग दल तो मंदिरों को बचा ही रहा है, चाहे जहां मूर्ति रखो, मंदिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरा भी कोई आंख टेढ़ी करे तो बजरंग दल को बुला लो, कृष्णा तिवारी बुला लो, हनुमान चालीसा करा लो, मंदिर को बचा लो। अब तो ये मानसिकता हो रही क्या? ये जो मंदिर है ये नई मूर्ति नहीं रखी जाती। ये मैंने जो आपने कहा कि चाहे जहाँ चाहो वहाँ मंदिर बना लो। तो ये मंदिर बने हुए थे, इन मंदिरों को तोड़ने का जो एक षड्यंत्र उसके खिलाफ पूरी बात हो जाने दीजिए। जो रही मंदिर को बनाने की बात, तो कानपुर शहर छोड़िए आप पूरे भारत में अमुक स्थानों पर देखेंगे कि दीवालों को हरा हरा पेंट करके उसमें हरा कपड़ा टांग दिया गया और वो उनकी मजार बन गई। और धीरे धीरे वो जो दीवार में हरा पेंट हुआ था वो सड़क के किनारे आ जाती है और वो सड़क पे अतिक्रमण हो जाता है और उसको हटाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। ये एक जिहादिक जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये आप उनसे पूछिए। हमारा मंदिर जहां था वहीं है और वहीं पर रहेगा। बोले अब मैं नए की बात कर रहा हूँ। जो लोगों ने कहा कि अब हम कहीं पर भी मूर्ति रख लेंगे, बजरंग दल के लोगों को बुला लेंगे, ये इसके बारे में आपकी क्या नीति होगी ये बता दी। नहीं, कहीं पर का नहीं। हमने आज तक अभी तक जितने भी संघर्ष किए हैं, कोई अगर ऐसा लग रहा है कि नया मंदिर बनने जा रहा था और वो सही जगह पर नहीं था, गलत जगह पर था, या सरकारी भूमि पे था या सड़क पे था, जिससे लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है, तो आप अभी हमारे सामने साक्ष्य रख सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप करेंगे क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बनने तो नहीं देंगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हम बिल्कुल उस पर अगर जो ऐसा होगा कि जहाँ पर गलत है वहाँ गलत के साथ थोड़ी ना खड़े होंगे। अगर किसी मंदिर एक हमारी धार्मिक आस्था है, वहाँ आप अनादर करेंगे भगवान जी का? मंदिर हमारी पूजा कर रहा है, मंदिर हमारी धार्मिक आस्था है। ठीक है, और धार्मिक आस्था को अगर हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो हम बजरंग दल कदापि नहीं होने देगा। ठीक बात है। चलिए, मैं दिनेश जी आप सुन रहे हैं कि बजरंग दल ने जिस तरीके से, एक बात तो इनकी साफ है, ये नई जगह अगर आप करेंगे, सरकारी भूमि पर आप करेंगे तो हम जरूर विरोध करेंगे। ना हम मंदिर बनने देंगे और ना वहाँ पर किसी तरीके का लैंड जिहाद वहाँ पर होने देंगे। मैं आदरणीय तिवारी जी और आदरणीय धर्म प्रकाश जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत एक बात बताइए, रामनवमी में अयोध्या में
मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम बड़ा जश्न क्यों नहीं मनाया गया? अब ये आदरणीय दिनेश जी भाई साहब को आपको अवगत कराना आपके चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं मनाया? आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि दिवाली जब होती है तो अयोध्या जाने के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमें अयोध्या जाकर वो एक उत्सव देखना है। हम जश्न नहीं कहेंगे, जश्न आप कहेंगे, हम तो उसको उत्सव कहेंगे कि वो एक उत्सव देखने की सबकी इच्छा होती है दिवाली में, क्योंकि दिवाली भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पर्व होता है। तिवारी जी, मैं समझ गया। तिवारी जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी आज आप नौजवानों को गुमराह कर रही है। रामनवमी को भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था और आप लोगों ने विजयदशमी मना करके कार्यक्रम तलवारें लहराई, देश का माहौल खराब किया। माहौल खराब किया जा रहा है। आदरणीय, माहौल खराब तब नहीं होता था जब मुहर्रम में तलवारें घुमाई जाती थी और हिंदू इलाकों में निकालकर हिंदुओं को प्रभु राम के प्राकट्य वाले दिन आप विजयदशमी का जुलूस निकालेंगे, आपको मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में, के बारे में क्या आपका जवाब दे दें। आदरणीय, आपका जवाब देने, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हैं। हम उन विरोधियों को, उन देश विरोधी शक्तियों को, उन धर्म विरोधी शक्तियों को बताते हैं कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर तब तक विनती करते रहेंगे जब तक आप मर्यादा में रहेंगे, लेकिन जब आप मर्यादा छोड़ेंगे तो हिंदू वो हिंदू नहीं है जो बगैर परमिशन के जुलूस। भगवान जी के भक्त हम भी तिवारी जी। एक मिनट कृष्ण जगप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है। आज एक प्रकरण हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि छावनी अयोध्या के जो पीठाधीश्वर हैं परमहंस आचार्य ताजमहल में जाते हैं लेकिन उनको प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। उसमें दो वर्जन आते हैं। एक वर्जन ये आता है कि परमहंस जी कहते हैं कि चूंकि मैं भगवा वस्त्र पहना था इसलिए मुझको वहां पर रोक दिया गया। दूसरा वर्जन आता है सरकारी कि नहीं, इनके साथ दंड था और ये कहा गया कि दंड को बाहर रख दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। इन्होंने दंड रखने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वहां पर विवाद हो गया है। वहां पर हिंदू से महासभा और हिंदू परिषद सब ने वहां पर जो है अपना बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब दंडी स्वामी हो जाता है जी, दंडी स्वामी के साथ धर्म रहना हिंदू पद्धति के अनुसार अनिवार्य अंग है जी, क्योंकि वो व्यक्ति अपना अंतिम संस्कार जीते जी करता होता है। इसलिए आप सरकार को कपड़ा ले जाने में रोकने का कार्य है कोई ऐसा प्रकरण क्या मैं कपाल ले जाने से रोका हूँ? दंडी स्वामी आज हिंदुस्तान में हैं कितने, तो बताइए गुप्ता जी। समाज बनाएंगे जी। हम अगर तलवार लेके चलते राम का पति, शक्ति का पति, तो तलवार लहराना हो गया। और आप मर्दों में अल्लाह अकबर करके तलवार लहराते हुए जान करते रहते, कमर में घंटी बांधकर ठन ठन करते रहते, वो जिहाद नहीं है, वो लोगों को मरवाना नहीं है। अरे महंगाई बेरोजगारी पर कब भी सुप्रीम परिषद कुछ आवाज उठाएगी? महंगाई बेरोजगारी आवाज उठाएगी। समस्या यही है कि जब वो अपने मुद्दा विहीन हो जाते हैं तो मुद्दे से भटक जाते हैं। किसी एक मुद्दे को लेकर वो बातें नहीं है। देखिए, मुद्दा आज महंगाई का है, मुद्दा आज बेरोजगारी का है, आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे जरा उसको ये समझाइए कि जो परमहंस आचार्य के साथ जो हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं? और जबकि अब ये धारणा है आप लोगों की कि वो वहां पर तेजो महालय है, तो क्या ये एक विवाद की स्थिति नहीं बन रही थी जिसके लिए रोका गया? आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा कहना यही है कि वो सिर्फ वहीं पर तेजो महालय नहीं है। हाँ। ये जो अपने आप को मुगलों की औलादे कहते हैं, ये अपना डीएनए जिस दिन टेस्ट कराएंगे इनके बाप भी हिंदू निकलेंगे। और वो जहाँ पर जिसको ये कह रहे हैं कि लाल किला हमने बनवाया, कुतुब मीनार हमने बनवाया, ताजमहल हमने बनाया, ये सब हमारे बाप बनवा के गए हैं, तो जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इनके बाप ने सिर्फ भारत में ही क्यों बनवाया? जहां से ये आए थे अरब देशों से, उन अरब देशों में कितने इन्होंने इतनी बिल्डिंगें बनवा ली? इसलिए
ये हम 100% कह सकते हैं और डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जितनी बिल्डिंगें कानपुर पूरे भारत में कह रहे हैं कि हमारे बाप ने बनवाई हैं, अगर उन सब में देखा जाएगा, उन सब की खुदाई, अगर उन सबका पुरातात्विक विभाग का पूरा जांच की जाएगी तो वो सब उसमें हिंदू अवशेष निकलेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां पर एक आतंकी और वो बना एक तथाकथित खंडहर बनाया गया था, उस खंडहर के नीचे जब खुदाई हुई तो वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवशेष निकले। उसी तरीके से अगर इनका डीएनए आप चेक कराओगे तो इनका डीएनए भी हिंदू इनके बाप निकलेंगे, इनके डीएनए में भी। ठीक बात, तो कई बार 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, उस पर कृष्णा तिवारी कुछ बताइए। जो हो रही है, एक मिनट इस पर भी कुछ बोलिए। हाँ, हम आपको बोलना चाहेंगे, आपके हिसाब से रोजगार सिर्फ नौकरी है, लेकिन हमारे हिसाब से रोजगार सिर्फ नौकरी नहीं, हमारे हिसाब से रोजगार वो भी है जो एक फल की दुकान की है, हमारे हिसाब से रोजगार वो भी है जो मंदिर के बाहर फूल का विक्रेता है, हमारे हिसाब से रोजगार वो भी है जो घर पे परचून की दुकान की है, हमारे हिसाब से रोजगार वो भी है जो एक बहुत बड़ा मॉल चला रहा है। 2 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज आखिरी सवाल, क्या उसके लिए लोन देगी? लोन सरकार दे रही है और मेरे पास गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को कहाँ लोन दे रही है? आप गूगल कर लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे को कहाँ लोन दे रही है? आप जिस घर पे रह रहे हैं गरीबों की संख्या बढ़ रही है। महोदय, हम ये नहीं जानते आप किस मोहल्ले से हैं, लेकिन हम आपको 100% ये कह सकते हैं जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उस मोहल्ले का डाटा निकालिए, उस मोहल्ले के कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे डेटा जी हम बता रहे हैं, डेटा जी बता रहे हैं कि डेटा आप नहीं निकाल, आप डेटा निकाल छटनी हुई है यूपी में। चलिए कोरोना के दौरान, उसके बाद ठीक बात। एक बात तो अब मैं आखिरी में एक सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्थिति को कंट्रोल रखी, जबकि 10 राज्यों में विभिन्न प्रकार की हिंसा हो गई, और उन्होंने एक समान भाव रखा कि भाई लाउड स्पीकर नई जगह नहीं लगेंगे। उन्होंने ये भी संभाव रखा कि यदि आपका लाउड स्पीकर बजेगा ये तो परिसर के अंदर ही उसकी आवाज आनी चाहिए, नई जगह कुछ भी नहीं होगा, बिना अनुमति के कोई धार्मिक जरूरत। निश्चित रूप से ये तो अमन चयन के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हुए हैं। कृष्णा तिवारी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा जो फैसला आया, और ये सरकार का फैसला नहीं है। हाँ, देश की सर्वोच्च न्यायालय 2005 में यह फैसला दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट 2016 में इसका फैसला दिया था, प्रयागराज हाई कोर्ट इसका फैसला दे चुकी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जब यह फैसला लागू किया तो सबसे पहले जिस मंदिर के वो खुद स्वयं मठाधीश्वर हैं, उस मंदिर में जो लाउड स्पीकर लगे थे उसकी आवाज धीमी करके उसका जो स्पीकर लगे थे उनका मंदिर परिसर में किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो जिहादी मानसिकता के साथ यह काम करते हैं, क्योंकि अजान जो अजान होती है वो सिर्फ अजान क्यों होती है, अजान में स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अब तो उसका विवाद ही नहीं, अब तो सबके साथ तो वही हो रहा है, लोग लाउड स्पीकर उतारने भी लगे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि अजान, ये लाउड स्पीकर के साथ अजान क्यों की जाती है, अजान क्यों की जाती है? अजान सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि जितने भी जहां तक उस नहीं, आप पूरा सुन लीजिए भाई साहब, जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है तो उसमें रोक लग गई, उसमें रोक लग गई। अब देखिए, अजान पर भी रोक लग गई और हनुमान चालीसा में भी रोक लग गई। हनुमान आप अब धर्मराज जी, आप जो ये कदम अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया, निश्चित रूप से आपको उसका स्वागत करेंगे। व्यक्ति मिलना मुश्किल है जी। स्वयं से पहले तक जहाँ का मुख्यमंत्री है, सबसे पहले अपने प्रति व्यक्ति आने के लिए क्या कर रही सरकार? करती है इतनी तरीके से नहीं है। ठीक बात। मतलब एक छोटा सा जवाब देना। दिनेश जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जरा आप बताइए कि जो इस समय माहौल बना है और योगी सरकार 2 में बन रहा है, निश्चित रूप से इसमें तो वो बधाई के पात्र है, और एक तरीके देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ स्वयं में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब सामने कोई है नहीं, अपनी ही खामियों को दूर करने में लगे। कहीं कोई बधाई के पात्र नहीं है। क्यों? किस मुस्लिम धर्मगुरु ने ये कहा है कि आप सुबह ना उठिए, हिंदू से कहा हो या अपने मंदिर में लाउड स्पीकर ना लगाइए, तो ऐसी को छोड़ के किस मुस्लिम गुरु ने कहा है? आप खुद ही नहीं, स्वयं
सुबह उठते हैं, अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाते, आरती नहीं करते हैं, इस बात के बधाई के पात्र है योगी आदित्यनाथ। हिंदू धर्म कांग्रेस अपनी मानसिकता लाउड स्पीकर लगाइए, आप कहाँ लगाते हैं? आप खुद ही भ्रमित हैं, भटक रहे हैं। तो ये जो आया है आदेश सिर्फ एक कोई पढ़ाई और इस निर्णय से कांग्रेस और सपा को कितनी समस्या हो रही है। चुनाव के समय पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, इसके लिए थोड़ा बीजेपी मतलब केंद्र सरकार की पूरी तरह से राजनीतिक सभी राज्यों में पेट्रोल के दाम आपको थोड़ा समय की कमी है और हमारे बहुत से मेहमान थोड़ा सा लेट भी आए थे, इसलिए थोड़ा समय की कटौती करने मकरंद जी आप भी थोड़ा लेट हो गए थे, हमारे तिवारी जी भी लेट हो गए थे। मैं चाहूंगा कि अगली बार से सब लोग समय से आए ताकि पर्याप्त समय मिल जाए और आपको अपनी बात कहने का भी अवसर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिनेश जी आपको भी, मकरंद जी आपको भी, कृष्णा जी आपको भी और धर्मप्रकाश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो आज ये बिंदु उठाए हैं, निश्चित रूप से इन बिंदुओं में अपनी जान है और जो महंगाई को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें बदलाव आना चाहिए और कुल मिलाकर के जनता को राहत मिलनी चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News